तो औपचारिकता से पहले शुरुआत कर लेते हैं। अ, मैं आपका होस्ट अहिमेंद्र जैन आपके अपने चैट शो इनसाइट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले किसी दूसरे मंच पर आप में से काफी लोगों ने उत्सुकता दिखाई थी और आपके काफी सवाल भी थे, चाहे फिर वो व्यवसायिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या फिर कहें वैश्विक दृष्टिकोण से संबंधित हो। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो चैट शो है इसको हमने एक आकार दिया है, एक शुरुआत है, छोटा सा प्रयास है। हमारे बीच उपस्थित हैं आशीष गोरे। आशीष का मैं परिचय कराना चाहूंगा। आशीष को लगभग 30 वर्ष का अनुभव है, जिसमें से कहें पिछले 25 वर्ष से वो जर्मन कंपनी जो बॉश है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ये उसके साथ में जुड़े हैं और वर्तमान में बॉश लिमिटेड इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट के सेल्स हेड है। आशीष को भारत ही नहीं बल्कि सिंगापुर, चीन और जापान में उच्च स्तर पर कार्य का अनुभव है। अहम बात ये है कि हम सभी को आशीष से अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण जो कि बहुत महत्वपूर्ण रखता है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसको समझने में काफी मदद मिलेगी। आशीष के बारे में मैं आप सभी के साथ में एक रोचक बात जरूर बताना चाहूंगा। आशीष एक यांत्रिकी अभियंता है। यांत्रिकी अभियंता यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर। लेकिन रुकी जरा, रोचक बात मैकेनिकल इंजीनियर होना नहीं है, बल्कि जी हाँ, उनकी साहित्य से जो रुचि है, जो उनका लगाव है, वो है। और उसका परिणाम ये है कि उन्होंने एक पुस्तक को 3 भाषाओं में प्रकाशित किया है, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में। तो ये कहें एक तरीके से आशीष बहुमुखी प्रतिभा से धनी है और और अति व्यस्त के बावजूद भी समाज सेवी कार्यों से भी अपने आप को जोड़े रखते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आशीष का। आशीष गोरे। नमस्ते अहिमेंद्र, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये जो नया प्रकल्प हम सब शुरू कर रहे हैं चैट शो के रूप में, इनसाइट, जैसा आपने बताया कि पूर्व में जो पिछले साल जो जूम चैट्स की थी, उसमें से काफी प्रश्न उभर कर आए थे और काफी लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर या ईमेल पर संपर्क किया था। तो मैंने ये सोचा कि उन प्रश्नों के उत्तर केवल उन्हीं लोगों को न दिए जाएं जिन्होंने पूछे हैं, वरन एक विस्तृत ऑडियंस को या सुनने वाले समूह को दिया जाए। इसलिए ये इस प्रकार का चैट शो शुरू करने की ठानी, और आपने उसमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी कोशिश ये रहेगी इसमें कि 5 से 6 प्रश्न इस 45 मिनट के शो में हम लें, और जो भी प्रश्न आएंगे आगे वाले इस एपिसोड में या बाद में मुझे ईमेल पे या उसमें, तो उनको हम इन प्रश्नों को शरीक करेंगे। और मेरा ये आग्रह रहेगा या इस तरह की योजना रहेगी कि महीने में एक बार यदि हम इस तरह का शो करें आगे आने वाले 4, 5, 6 महीने तक, तो ये जो अभी की जो परिस्थितियां हैं जिसमें कि बहुत उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से, दूसरे दृष्टिकोण की वजह, दूसरी सारी चीजों की वजह से, उसमें एक दूसरे से का मत हम जान सकें, एक दूसरे से सीख ले सकें, एक दूसरे को समझ सकें और अपनी बात कह सकें। इस तरह का ये मंच का प्रावधान रखा है। और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि कारवां बनता जाएगा और ये गुफ्तगू कुछ लंबे दौर पर, और यकीनन जो हमारी आज की जो समस्याएं कोरोना के कारण या दूसरी जो घटनाएं पिछले साल हुई हैं उसके कारण जो उभर कर आई हैं, उनके ऊपर हम अच्छे से फोकस करते हुए उनको प्राथमिकता देते हुए हम आगे की ओर बढ़ सकेंगे। ऐसा ही इस प्रकल्प के पीछे का संकल्प है और उसका कॉन्सेप्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इसमें काफी दूर आगे जाने की कोशिश करेंगे। जरूर जरूर आशीष, और ये मेरा सौभाग्य है कि इस अभियान में मैं आपके साथ हूं और जो भी मेरा योगदान होगा मेरी तरफ से सहृदय में उसके साथ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, ये मौका देने के लिए। धन्यवाद। आशीष, वैसे सवालों की फहरिस्त तो काफी लंबी है। इसमें से जो चुनिंदा सवाल है हमने आज के इस इनसाइट अपने इस एपिसोड के लिए रखे हैं, तो कोशिश करते हैं जितना हम हो सकता है इस सीमित समय में जो हम कर पाए उनका जवाब आपसे ले पाए। तो जी, आशीष, पहला जरूर। सवाल है आपके लिए। पहला सवाल है, 2020 जैसा कि आप जानते हैं काफी उतार चढ़ाव वाला रहा।
सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टि से काफी परिवर्तन आए, काफी कुछ सिखाया भी, दिखाया भी हमको सबको। चूंकि शुरुआत है ये 2021 की, और कहेंगे अभी कुछ ही दिन हुए हैं 2021 में हम सभी को कदम रखे हुए, तो किन चीजों को साथ में लेकर 2021 में हम आगे बढ़े? आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। हम्म। या बहुत अच्छा प्रश्न है हिमेंद्र, और इसके पहले कि मैं जवाब की तरफ जाऊं, सबसे पहले तो सारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि 2020 से बहुत सारे सबक लेकर हम 2021 की शुरुआत करें, और 2021 हमारे लिए हमारी जो भी महत्वाकांक्षा है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी अभिलाषाएं हैं, उसके ऊपर खरा उतरे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं। जैसा आपने कहा हिमेंद्र, 2020 एक टॉपसी टर्वी या बहुत उतार चढ़ाव वाला वर्ष रहा। और जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, जनवरी से इसकी शुरुआत हुई। मुझे याद है कि मैं उस समय चीन में था, और इस कोरोना महामारी की सुगबुगाहट लगभग 15 जनवरी के आसपास मुझे भी शंघाई में महसूस होने लग गई थी। और उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जो महामारी है इतना विकराल रूप धारण करेगी, और ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी कि जिससे निपटना पूरे विश्व के लिए एक चुनौती हो जाएगी। ऐसा उस समय नहीं लगा था। 21वीं सदी में इस तरह की महामारी आ सकती है। 21वीं सदी में जब वैज्ञानिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और हर दृष्टिकोण से सारे देश आगे बढ़ गए थे, तो ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि महामारी नाम की जो चीज है, जो कि 100 साल पहले या 80 साल पहले जिसके बारे में जिक्र आता था, आज के इस आधुनिक युग में भी इतना बड़ा विकराल रूप ग्रहण कर लेगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और धीरे धीरे चीन से इसने चीन में इसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद बीमारी ने पैर पसारना शुरू किया। तो आप देखेंगे कि फरवरी मार्च के आते आते तक लोगों में इसके प्रति ऐसा लगने लगा था कि कुछ ऐसी चीज हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई थी। और जैसे जैसे अप्रैल और मार्च, अप्रैल मई का समय आया, तो आपने देखा होगा कि सारे विश्व को इसने झकझोर कर दिया, और एक तरह से एक चुनौती ह्यूमन काइंड को या पूरे मानव जीवन के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी कि किसी को भी ये नहीं लगा था कि इतनी बड़ी चुनौती का सामना भी इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में हमको और 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में हमको इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। और इस कोरोना वर्ष में या इस घटना में ये हुआ कि बहुत सी चीजें ऐसी हुई जिसकी कभी कल्पना नहीं हुई थी। किसने सोचा होगा कि ये लॉकडाउन क्या होता है? किसने सोचा होगा कि सारे यातायात के साधन, चाहे वो रेल हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे विमान हो, ये सब बंद हो जाएंगे? और बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में पहले किसी ने कोई पूर्व कल्पना कभी नहीं की होगी। इस तरह का एक ये घटना रही। और मेरे हिसाब से इस पूरे 2020 में, जैसे आपने सबक की बात की या जो हमने सीखा, हमारे लिए बहुत सबक हैं। मेनी लर्निंग्स आर देयर। और इस पर्टिकुलर ईयर ने इट हैज टेस्टेड मेनी पीपल इन मेनी रिस्पेक्ट, आई वुड से। यानी इसमें जो चुनौतियां आई, या इसमें जिस प्रकार इस वर्ष ने जो प्रश्न पूछे विभिन्न लोगों से, उसने बहुत लोगों को प्रभावित किया। लगभग पूरी दुनिया के सारे लोगों को इससे कुछ ना कुछ प्रभाव तो इस बीमारी के कारण या महामारी के कारण पड़ा है। चार चीजें जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जिसका कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट या जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव आप देख सकते हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर और आर्थिक रूप से। तो ये 4-5 पहलू जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं लोगों को सीख लेने की दृष्टि से, और लोगों को उस प्रभाव को आंकने की दृष्टि से। फिजिकल इम्पैक्ट, मेंटल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। तो इन 4-5 जो मुख्य चीजें हैं, इसने काफी लोगों को प्रभावित किया। किसी को 2 या 3 इसमें से, किसी को एक फिजिकल ज्यादा हुआ, तो किसी को इकोनॉमिकल ज्यादा हुआ। लेकिन इनका मिला जुला प्रभाव पूरी दुनिया पर और पूरे मानव जीवन पर पड़ा। और उसका एक निचोड़ निकल कर आया कि लोगों को
एक अलग तरीके की सोचने की जो क्षमता है उसके ऊपर काफी लोगों को लगा कि कम खर्चे में भी जिया जा सकता है, घर से बाहर जाकर भी अपने आप को बचाया जा सकता है, और बहुत सारी चीजें, जैसा कि आप पहले देखते थे, रोटी कपड़ा मकान, एक 3 चीजें हमेशा हम मानते थे कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ ये स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की चिंता ये 2020 में आकर जुड़ी। और इसमें आप देखेंगे कि क्या अमीर और क्या गरीब, क्या राजा और क्या रंक, इसमें लगभग ऐसा कोई भी अछूता नहीं रहा, चाहे वो बड़े ओहदे पर हो या छोटे ओहदे पर हो, या छोटे अर्थव्यवस्था वाला हो या बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश हो। और यहाँ पर ये देखने को मिला कि बहुत से लोग इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को उबार भी नहीं पाए। बहुत से लोगों की न केवल मृत्यु हुई, जो कई लोग इस घटना के कारण इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इस 2020 को निकालना या इस 2020 को पूर्ण करने में, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 वर्ष पहले, 2 दिन पहले जब ये साल समाप्त हुआ, तो लोगों ने एक तरीके से राहत की सांस ली कि ये साल जो है वो चला गया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस साल को पूरा नहीं कर पाए, वो बिछुड़ गए, वो इस पूरे दुनिया में उन कई लोगों के सपने अधूरे रहे। और इन सब चीजों के बीच से निकलकर यदि आप जीवन दर्शन की बात करें या फिलॉसफी की बात करें, तो कई लोगों को अपने जीने के पर्पस या अपने जीने के उद्देश्य के को मालूम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हम क्यों जी रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, और हम इस स्थिति में अपने आप को पाने के बाद इससे बाहर निकलने की जो रणनीति थी या जो कशमकश थी, वो काबिले तारीफ रही। और बहुत लोगों ने बहुत सारे उपाय अपनी दृष्टि से किए, और बहुत से मेरे दोस्त हैं जो ये इस बात को मानते हैं कि 2020 नहीं होता तो हम मानसिक रूप से, दार्शनिक रूप से या अपने उद्देश्य के प्राप्ति के रूप से हम कभी भी उसमें नहीं आ पाते। हम रोजमर्रा की चीजों में इतने उलझे हुए थे कि हमें उतना समय नहीं मिल रहा था कि हम अपने जीवन के को दार्शनिक और अपने मूल्यों पर रीसेट कर सकें। ऐसे भी बहुत से लोग थे जिन्होंने कि कोरोना में जो उतार चढ़ाव आए उसमें जो समय व्यतीत किया। कई लोगों ने धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कई लोगों ने शारीरिक दृष्टिकोण से अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की। और वो लोग कोरोना के इस वर्ष को, हालांकि किसी के लिए भी कोई बहुत मीठी यादें 2020 की नहीं रहेंगी, और इस पूरी कड़वाहट के बीच में भी यदि कुछ अपने आप को खोजने की या अपने आप को पाने की जिन लोगों ने कोशिश की है, उनके लिए 2020 का जो वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि ये अस्तित्व का प्रश्न बन चुका था कि एक बार ऐसा नहीं लगता था कि आप घर से बाहर जाने में इतना भय, मेरे ख्याल से कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं लगा होगा कि घर से बाहर जाने में 1 घंटे में किसी को हमने छुआ, किसी के संपर्क में आए, किसी के संपर्क में नहीं आए। इस तरह की जो चीज है वो अभूतपूर्व थी। और अपने ही सोसाइटी में या अपने ही पूरे परिवेश में उन लोगों को जिनसे हम गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, उनसे हम परहेज कर रहे थे कि वो हमसे हाथ ना मिलाएं या गले ना मिलें। उन दरवाजों को, इन लिफ्ट के दरवाजों को, उन सभी चीजों को जिनको हम रोज आसानी से छूते थे और पता नहीं वो हमारे साथ घुल मिल सी गई थी, उनको भी हमने एक तरीके से छूने में अपराध समझा या डर समझा। और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से मानसिक रूप से लोगों को बहुत परेशान करती रही। और जैसे कि आप उससे बाहर निकल कर आने की है, तो इस महामारी ने ये बता दिया कि आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक उन्नति आपने क्यों न की हो, कितने भी आधुनिक देश आप क्यों न हो, लेकिन प्रकृति या नेचर के विरुद्ध यदि नेचर और प्रकृति ऐसी चीज है जो कि बहुत बड़ा संयम रखती हैं। और जब संयम की सीमा पार हो जाती है तो जो वज्राघात होता है या ब्लजनिंग इफेक्ट होता है, जब नेचर के ऊपर ओवररन करने की कोशिश की जाती है, तो नेचर किस तरह से या प्रकृति किस तरह से अपने आप को रीसेट करती है, इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि हवा, पानी और आकाश की शुद्धता, हवा, पानी, आकाश, ये हमारे लिए 3 मुख्य थे।
और इन तीनों चीजों पर ही सबसे ज्यादा प्रभाव इस कोरोना महामारी का पड़ा। और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया ये समझ नहीं पाई कि इतने ज्यादा हम वैज्ञानिक रूप से, इतने ज्यादा हम तमाम हमारे जो संसाधन हैं जो कि आधुनिक हैं, उसके बावजूद भी हम अपने आप को बचाने की जो कश्मकश थी उसमें फंसते चले गए। और ये जो है वो एक बड़ा संदेश है कोरोना महामारी का। और हमें इस प्रकृति के साथ, चाहे वो हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, जो पंच तत्व जिनको हम कहते हैं, इनके साथ इक्विलिब्रियम या संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और यदि वो नहीं रहता है तो प्रकृति का प्रकोप जिसे आप कहते हैं वो पूरे दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभर कर आ सकता है। तो ये मैं कहना चाहता था 2020 के बारे में। काफी चीजें मैंने कही, लेकिन उसको नटशेल में यदि कहना है तो इन चीजों पर मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को ऐसे अनुभव आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आशीष आपने। इनफैक्ट मैं तो, मेरा जो आपकी बातों से मैं समझ पाया, और उसका यही है कि ईश्वर ने, माँ प्रकृति ने हमको एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है कि हम अपनी जिंदगी के प्रोग्राम को वापस से रिफ्रेश करें और शुरुआत करें जो हमने सीखा है। और बिल्कुल सही बात है, इस स्तर पर आने के बावजूद भी अगर अगर हम अब भी नहीं संभले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत 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 अच्छा रहा। उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आएगी, और बहुत अच्छी बात कही, और नए जोश के साथ हम 2021 में आगे बढ़ेंगे जरूर। तो इस शो को आगे बढ़ाते हुए आशीष, दूसरे सवाल की ओर रुख करते हैं। बड़ा ही रोचक सवाल पूछा है। कोरोना के साथ साथ पराली नामक वायरस ने भी सबको परेशान किया हुआ है, और ये हर साल हमारे सामने खड़ा होता है, और फिर सभी का आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। इसके लिए सभी कोई अपने देश को, अपने राज्य को, किसान को कोसने लगते हैं। आप इस समस्या को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने अपना काफी समय कई देशों में व्यतीत भी किया है? क्या है आपका रुख इस समस्या के बारे में? ये जो पराली है, या इसे सॉइल बर्निंग कहते हैं, ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इट्स अ मेथड इन विच पीपल डू द सॉइल बर्निंग to regain the fertility of the soil. And this is many people think that this is only limited to certain areas in India and all that, but I want to tell you that this issue is having lot of similar consequences all over the world. And there are countries like Ethiopia, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, Peru, Bolivia, Colombia. So when I'm saying this, the names of the countries, they are in Asia, they are in Latin America, they are in Africa, they are in different continents or different parts of the world. And this traditional agriculture process, or this is traditional agriculture method, has been used in the ancient times as well, and also in the recent history in other parts of the world. Many people have restricted it. You would be happy to know that there are certain countries like USA or China, or they have banned it completely, and although in certain parts of China such activity happens. But there are a lot of concepts and misconceptions about the whole topic. So on the one side, the farmers or those people who are burning the soil, they feel that they are removing the residual fertilizers or sludge or the other unwanted material out of the soil after harvesting their crop. So this is the normal logic behind, before doing it, that you burnt it out so the fertility of the land is restored, and once the fertility of the land is restored, you will get a better crop. So this is the understanding. And I'm not the soil expert, or I'm not agriculturist, that I can't say whether this is right or wrong. But as a neutral person, what I see, that the people who are doing it are a little bit ignorant, that they always see that this is a traditional methods. Their ancestors were doing
and this is the only way they have. That's what they are doing. And basically, in the country like ours, if we have to change certain practice, and also those countries like Indonesia or Vietnam, Malaysia, Ethiopia, all those countries have a similar mindset that if established tradition is to be changed, the first thing first is to be that the new method should be economical than the current method, because we are very price conscious and cost conscious countries. So the first alternative which goes in the direction of changing the mindset is the alternative should be economical than the present one. And wherever the cost benefits are there so three elements are there. One is the cost, other is the cause, and the third is the benefit. So these equation, wherever the people could able to do, I know that there are larger parts of India which were doing it earlier, but this practice is now visible in certain limited parts of the country. So this is the testimony of it. And there are, but one thing is there, that this problem is not limited to one state or two states in India as well. I was staying in Singapore, and you would Google it to find it, that there was a Southeast Asian haze in 2006 and 2015, which was basically originated from a place called Kalimantan in Sumatra, Indonesia, the similar practices. And the impact of that has gone to several thousand kilometers into the Pacific Ocean, and affecting Singapore, affecting Malaysia, affecting the Guam and Saipan part of USA. So there are so many impacts of such burning, where the air and wind direction has created such a ruckus that this 2006 and 2015, the situation become worse and worse. An entire island of Singapore and the western part of Malaysia and Vietnam and all that were engulfed under the cover of dark haze. And these are the topics which are not very known to many people, but these are the things which are basically we should know that this is a problem which can be sorted out by taking help from the other countries as well. Normally, there are two aspects of it. One side, the farmers who are doing it, they say that they get the benefit, whereas the soil experts also talk about the pH value, the potential of hydrogen. We all know that the pH of the moisture or the water in the soil. There are a lot of elements, the chemical properties. They are having the sodium percentage, potassium percentage, manganese, calcium, iron, nitrogen, manganese, zinc. There are a lot of minerals which is basically constitutes the soil formation, and the chemical properties after burning also changes dramatically. And this is something which is to be properly explained to the concerned people. And if this technical logic is also served with a cost benefit, I think a way out can be found out. And yes, these are the topics which always emerge. Lot of work has gone into it, but this is a collective fight which I feel that we should take. The other countries which are able to remove it completely, and then only it can be sorted out. But the problem is there, and the black carbon emission which goes after the burning, so it may be benefiting a certain perception of the benefit to the farmers, but for a normal the impact is more dangerous to the larger section of the human beings. So that needs to be really looked into. But I'm happy that a lot of efforts have been taken, and also globally there are environmental efforts from the United Nations side as well, which is in fact, if you look at the total statistics, the areas where such kind of practice is being done worldwide is reducing every day. Mm-hmm. Really nice to know all about, because I never thought of कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. In fact, this is not only the Indian problem. Okay, yeah, the Indonesian problem, it is everywhere. Yeah. Yeah, Awesome. yeah, and these problems are there everywhere, and we have to look at a common solution. Yeah.
श्योर श्योर श्योर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम रुख करते हैं, और अगला सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया, गो फॉर वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर भारत। इसके लिए हमें खासकर कि हमारे युवा वर्ग को इसके लिए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हमारे देश में काफी स्टार्टअप कल्चर काफी निकल के आ रहा है और काफी उत्साहित भी है। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़कर ये बात कही है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमको कुछ करना चाहिए, और बात भी सही है कि भारतवर्ष में अधिकतर जो अगर देखें तो अधिकांश युवा वर्ग जो है, जो एवरेज एज है हमारे यहाँ की 30 to 35 के बीच है, तो वो काफी अच्छा है विश्व स्तर पर। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे स्टार्टअप कल्चर के लिए ये वोकल फॉर लोकल जो बात है वो बहुत उपयुक्त है, प्रासंगिक है और सामयिक है, क्योंकि ये जो कोरोना का जो इम्पैक्ट हुआ या प्रभाव या प्रकोप रहा वो पूरे विश्व पर रहा। तो एक ऐसा मौका है हमारे लिए कि हमको अपने इकोनॉमीज को रीसेट करने का सबसे सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस तरह का जो रीसेट हुआ, क्योंकि बहुत से ऐसे देश थे जो कि जीडीपी में हमसे काफी आगे थे, हमारे संसाधनों में हमसे आगे थे, वैज्ञानिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे आगे थे, लेकिन ये एक रीसेट का मौका है पूरे विश्व के लिए। और आप देखेंगे कि चीन में ये शुरू हुआ, लेकिन चीन अपने आप को अभी भी अर्थव्यवस्था में पोल पोजीशन में पाता है। और जब अर्थव्यवस्था की बात होगी तो जैसे अब जो अर्थव्यवस्था की बात होगी वो प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना ऐसे दो भागों में होगी। और पोस्ट कोरोना में वोकल फॉर लोकल जो था ये एक बहुत सही निर्णय है, क्योंकि यहाँ पर न केवल हम एक अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वरन विपरीत परिस्थितियों में भी अवसरों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अवसर ऐसे हैं जो कि आप देखें कि हमारे पास 130 करोड़ की आबादी है और उसमें से ज्यादातर 60 से 65% जो लोग हैं वो युवा वर्ग के हैं। और जहां तक कोरोना का प्रभाव रहा, यदि आप सांख्यिक दृष्टि से देखें तो लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख के आसपास लोग प्रभावित हुए हैं। तो कुल प्रभावित हुए लोगों का जो प्रतिशत है वो 1% से भी कम है। हालांकि इस तरह से हम यदि आंकड़ों को देखें तो हमारे लिए एक बनता है ये बात कि किस तरह से हमने अपने पुरानी चीजों को, आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में इसकी कोई दवाई नहीं थी, इसका कोई, आपने देखा होगा कि तमाम आयुर्वेद, पुरानी बातें, खान पान में बदलाव, तमाम तरीके के काढ़े, तमाम तरीके के चीजों का जो पुरानी बातें हैं उनको पूरे भारतीयों ने पूरे भारत में, चाहे वो दक्षिण भारत हो, उत्तरी भारत हो, पूर्वी या पश्चिमी भारत हो, हम अपने दादा दादी परदादा ने जो बताए हुए रास्तों को ढूंढने में लग गए। और उसमें से निकल कर आया कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी भी अच्छी हैं, और आपने देखा होगा कि उसका मिला जुला प्रभाव पड़ा। मैं ये नहीं कह सकता कि एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक, वो उस पर मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने तरह तरह के उपाय करने की कोशिश की, तरह तरह से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश की। और उस दृष्टिकोण से भी आप देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ने के बावजूद भी हम लोग अभी ऐसी स्थिति में हैं कि हमारे पास एक अच्छा समय है कि हम दुनिया में जो आज 5वें स्थान पर हैं या 6वें स्थान पर हैं, यदि दूसरे दुनिया के देश जहां की आबादी अब थोड़ी सी बूढ़ी हो चली है, या कई ऐसे देश हैं जहां पर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, तो हमारे यहाँ जो 35 वर्ष के आज हैं, यदि आज हम अपना रीसेट करते हैं, यदि हम रीसेट करते हैं अपनी पूरी इकोनॉमीज को, तो आप देखेंगे कि आज हम तकरीबन $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर है। और आने वाले जो 10-15 साल हैं उसमें हम यदि हमारे अनुभव को, हमारी इकोनॉमी को, हमारी इन्वेस्टमेंट्स को यदि हम उस दृष्टिकोण से लेकर जाएं तो हम 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर तक आने वाले 14-15 सालों में पहुंच सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन को भी मैंने ऐसे ही देखा है। सन 2000 में चीन की इकोनॉमी
1.2 ट्रिलियन थी सन 2000 में। उसके बाद 2010 में इनकी इकोनॉमी 6 ट्रिलियन हो गई और 2010 से 2020 आते तक 15 ट्रिलियन डॉलर हो गई। तो मैं भारत को भी लगभग उसी स्तर पर आपता हूं। और यदि आपको तुलनात्मक दृष्टिकोण से मैं बताऊं तो भारत की इकोनॉमी 0.4 ट्रिलियन थी 2000 में, हम लोग 1.7 ट्रिलियन तक पहुंचे 2010 में, 3 ट्रिलियन तक पहुंचे हैं 2020 में। लेकिन इसके बाद यदि हमने अपने पूरे संसाधनों को, अपने पूरे प्रकल्पों को, कॉन्सेप्ट्स को यदि सही डायरेक्शन में दिया, और बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें कि हम बेहतर कर सकते हैं, और यदि वो कर पाए तो जैसा कि आपने कहा कि 35 वर्ष की आयु वर्ग वाले ये जब 50 वर्ष के हो जाएंगे 15 साल के बाद में, तो आप जानते हैं कि लगभग 50 वर्ष की आयु में कोई भी व्यक्ति अपने परफॉर्मेंस के पीक लेवल पर होता है। तो इन 15 सालों में आप देखेंगे तो एक बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है, और ये महत्वपूर्ण है इवन यूनिवर्सिटी में जो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी। यदि आज 4-5 साल बाद वो पढ़ेंगे और आने वाले उसके बाद यदि 2024-25 में वो ग्रेजुएट बनते हैं, तो उसके बाद के 10-15 वर्षों में भी उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि इस विकास की जो संभावनाएं हैं उसके ऊपर यदि हम उस विकास में, हम उस ट्रेन में, उस विकास की दौड़ में हम साथ हो पाए या नहीं। और इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्शकों को वो भी समझ में आएगा। एक इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है शेयर मार्केट। हालांकि आप कहेंगे कि शेयर मार्केट में उतने लोग नहीं जाते हैं, चुनिंदा कंपनियां होती हैं, वहां पर एक्सपोजर जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का वो कम होता है। लेकिन इसको केवल हम एक बैरोमीटर के हिसाब से देखें तो सन 2000 में हमारा जो सेंसेक्स था, यदि आपको याद हो, तो लगभग 3-4 हजार के आसपास रहता था, कभी कभार 5-6 हजार उसका मैक्सिमम वैल्यू होता था, लेकिन एवरेज जो था वो 3 से 4 हजार का सेंसेक्स, मैं बीएसई सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। 2010 में वही करीब 14-15 हजार, कभी 19 हजार भी एक उच्चांक था उसका, लेकिन एवरेज यदि आप लें तो 15-16 हजार का वो सेंसेक्स था। आज की यदि हम बात करें तो उसके बाद 2015 का पड़ाव देखें तो वहां पर लगभग 30 हजार के आसपास सेंसेक्स था, और पिछले 5 सालों में 30 हजार से 45 हजार तक पहुंच गया है। तो मैं आने वाले जो 10-15 सालों की बात कर रहा हूं उसमें मैं 1 लाख या 90 हजार इस आंकड़े को आसानी से देख सकता हूं। तो जब ये सेंसेक्स बढ़ता है तो हालांकि उसमें चुनिंदा कंपनियों का ज्यादा प्रभाव रहता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है इस चीज को आंकने के लिए कि कितनी हमको पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये तो हो रही संभावनाएं, और संभावना ऐसा नहीं कि इसमें केवल हमने संभावनाएं रख दी और हम उसमें खुश हो गए कि इंडिया इतना आगे बढ़ेगा। हमारे लिए बहुत सी चीजों में बदलाव लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहले है कि हमको जो कंप्लायंस या इथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके ऊपर बहुत गौर करना होगा। हमारा जो इंडेक्स है इन टर्म्स ऑफ इथिकल बिजनेस या करप्शन, या किस तरह से हमारी सोच है, या शॉर्टकट्स, इन सब चीजों को हमको एक न केवल परसेप्शनल चेंजेस लाना होगा बल्कि उसमें रियल लाइफ चेंजेस भी लाने होंगे। टाइम मैनेजमेंट है, प्रोफेशनलिज्म है, नो शॉर्टकट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। और हमारे पास बहुत बार ये ऐसा होता है कि हम क्वालिटी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960 के दशक तक जापान को भी खराब क्वालिटी बनाने वाला देश माना जाता था, जबकि आज क्वालिटी का पर्यायवाची बनकर जापान खड़ा हुआ है। तो उन लोगों ने जिस तरह से एफर्ट्स किए, प्रयास किए कि जापान की जो मैन्युफैक्चरिंग है या जापान की जो सेटअप है उसको उन्होंने किस तरह से दक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाया, इस चीज को भी हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, उस चीज को समझें। हर चीज में मुनाफा या हर चीज में शॉर्टकट से मुनाफा कमाने का एक जो हमारा दौर चल पड़ा है काफी सालों से, उसके ऊपर भी एक बड़ा अंकुश हमको लगाना होगा। और साथ ही साथ मैक्सिमाइजिंग कल्चर, जो मैंने चेन में देखा, जिसको कि हम स्केलेबिलिटी कहते हैं, जो हमारे रिसोर्सेस हैं या जो 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 लीवरेज है, उसको लेने
उसको लेने की यदि हम कोशिश करें तो ये जो बातें हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और दो चीजों पर मैं फिर से गौर कराना चाहूंगा पूरे दर्शकों का, कि एक तो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव और दूसरा प्राइस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, यानी जो किसी उत्पाद की जो कीमत है उसके अनुसार उसकी प्राइस मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये चीज पर भी हम यदि ध्यान दें तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे जो अवसर हमारे सामने आए हैं उन अवसरों को हम लोग पूरा फायदा उठा पाएंगे। और ये अवसर तो हैं, और यदि ये अवसर हमने सही तरीके से और सही उसके ऊपर प्रयास किए तो हमारे लिए सफलता मिल सकती है। और नहीं तो ऐसा लगेगा कि एक बहुत अच्छा अवसर था और हम 15 वर्षों में यदि इसको नहीं कर पाए तो बहुत दुख होगा यदि हम इन अवसरों को सही न भुना पाए तो। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे से आपने इस चीज को रखा। और उम्मीद करता हूँ जो इस अगर इसको सरल भाषा में कहा जाए, या जो मैं समझ पाया हूँ अपनी भाषा में, उसको ये कहें कि युवा भारत, नया भारत। क्योंकि जिस हिसाब से आपने कहा कि हमारे पास में अवसर काफी हैं, और अगले 10 से 12 साल में, क्योंकि लोग एक एक पैमाना होता है, एक मापदंड होता है किसी भी चीज को समझने का। तो जैसे आपने कहा सेंसेक्स 1 लाख पर पहुंच जाएगा, तो ये इस चीज से हम मेजर कर सकते हैं कि सेंसेक्स 1 लाख पर पहुंच जाएगा तो इसमें कितनी सारी नौकरियां, कितना रोजगार मिलेगा बिजनेस के लिए, हमको कितना कुछ होगा वहां पर करने के लिए। तो ये एक भारत के युवा के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और एक उदाहरण भी मैं हिमेंद्र देना चाहूंगा कि जी आपने जी देखा होगा कि 1990 के दशक में भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है उसका एकदम स्वरूप ही बदल गया। हाँ, तो आप जी देखेंगे कि उसके पीछे कुछ कारण रहे। बहुत सी कंपनियां अमेरिका में खुली, माइक्रोसॉफ्ट था, उसके पीछे गूगल था, बहुत सारी थी। और एक घटना आप हमेशा याद रखिए जो कि जिसको मैं गेम चेंजर बोलता हूँ, वो था Y2K। आप सन 2000 में आप के पहले 3 4 5 साल 10 साल आपने देखा होगा कि Y2K के रूप में एक बहुत बड़ा एक पूरे आईटी जगत को हिला देने वाली एक घटना हो रही थी, जिसमें भारत ने जो योगदान दिया, हमारे आईटी इंजीनियर्स ने जो योगदान दिया, उसके कारण पूरे वर्ल्ड में हम लोग एक एस्टैब्लिश पावर के रूप में आ गए आईटी में। और वो मौका यदि हम चूक जाते तो भारत की आईटी कभी भी उतना अपना शेयर नहीं ले पाती जितना कि अभी ले पाई है। और जिस तरह से हमने वो मौका नहीं चुका, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, चाहे जैसे कि आप आजकल की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ऑटोनोमस ड्राइविंग है, इंडस्ट्री 4.0 है, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट होम है, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन। तमाम बहुत ऐसे ऐसे चीज हैं जिनके ऊपर भारतीय दृष्टि, भारत के जो लोग हैं या इंजीनियर्स हैं या भारत के जो लोग उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और ये मौका जैसा Y2K के टाइम हमने नहीं चुका, अभी भी नहीं चुकेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि सबके पीछे ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, ऑनरिंग द प्राइवेसी, कंप्लायंट बिहेवियर और डिजिटल सिक्योरिटी जैसी चीजें। कई बार हम लोग बहुत बड़े लापरवाह होते हैं लोगों के डेटा बताने में, आपने लोगों की प्राइवेसी की चीजें बताने में, और ये चीजें यदि हम करेंगे तो इसका हमें नुकसान ज्यादा होगा। तो परसेप्शनल चेंज भी हमको हमारे बिहेवियर में लाना होगा, क्योंकि जब हम 100,000 या 1 लाख के सेंसेक्स पे पहुंचेंगे तो उस समय हम लोग तीसरी इकोनॉमी होंगे। और तीसरी इकोनॉमी यदि वर्ल्ड की हम होंगे तो हमारे आगे चीन और यूएसए रहेंगे। तो हमारे लोगों के बिहेवियर में भी वैसा परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो हम केवल हमें वो स्थान नहीं मिलेगा जो कि हम जिसके लिए हम हकदार हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। तो इसलिए हमारे जो लोग विदेशों में जाते हैं या हमारे जो उद्योग हम जॉइंट वेंचर्स करते हैं, हम बहुत से वार्तालाप करते हैं,
कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें हमको सोशल बिहेवियर और इंटरपर्सनल स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा। वरन हमको अभी भी तीसरे दुनिया के देशों में हमको गिना जाएगा बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में, और जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको कि हमको समझनी चाहिए और उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आशीष। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि हमारा युवा वर्ग आपकी बातों को सुनकर काफी उत्साहित हो गया होगा, क्योंकि एक आप जिनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव है और आज भी एक दिग्गज कंपनी में एक उच्च स्तर पर आप पदासीन हैं, तो उसको देखकर लगेगा कि हाँ ठीक है, बहुत सारे अवसर हैं, जिंदगी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ जलना है, अभी तो एक नई शुरुआत है। जी तो एक रिफ्रेश नहीं, का जो बटन होता है। जी 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 आशीष। जी प्रोवीर जी जुड़े हैं हमारे साथ यूएस से। हाँ उन्होंने एक प्रश्न वहां पर चैट बॉक्स में किया है, चूंकि 5 मिनट जी हैं तो मैं उसको आंसर हाँ दूंगा और जरूर फिर जरूर दूसरे जरूर। प्रश्नों को हम अगले एपिसोड में लेंगे। महेंद्र, प्रोवीर जी जी ने पूछा है कि शेयर योर थॉट्स हाउ यू सी how you see you distinguish between resources regarding quantity and quality to be qualified. So Praveer, can I get a little bit of more insight into your question? आशीष जी, ऐसा है कि हम लोग इंडिया में तो है, हम लोग क्वालिटी की तरफ में बहुत कम ध्यान देते हैं, मुझे ऐसा लगता जी है। जी क्वांटिटी के एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, फॉर एनी एस्पेक्ट, इसलिए मैंने लिखा एनी इन ब्रैकेट, एनी फील्ड, एनीथिंग यू डू, हाउ यू क्वालिफाई गोइंग अहेड। या एक तो एक तरीके से आपने आंसर दे दिया था पहले, मुझे अच्छा लगा सुन के, जी जी बट नहीं इफ यू कैन एलाबोरेट लिटिल बिट मोर ऑन या दैट वन, दैट विल रियली या क्वालिफाई द यंग जनरेशन। या तो जो जो कंपनियां हैं, मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के हैं, तो डू इट राइट फर्स्ट टाइम। तो इसमें आप वेस्ट यदि आप कम करेंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग कई बार हमको क्वांटिटी और स्पीड, ये दोनों चीजें हमारे पूरे माइंडसेट में भर दी गई हैं, कितने जल्दी और कितना ज्यादा। हाँ, तो इससे निकलकर हमको, उसमें से निकलकर हमको प्रोडक्शन में भी है, आप किसी से बात करेंगे कितने जल्दी बनाओगे और कितना ज्यादा बनाओगे, तो कितना ज्यादा बनाने के चक्कर में बहुत सा वेस्ट मैनेजमेंट होता है। और उसको मैं हमेशा मानता हूं कि चाहे आप अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं या बुरी क्वालिटी का बना रहे हैं, समय उतना ही लगता है। तो इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर यदि हम ध्यान दें और वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ हम प्रोसेस को स्टेबलाइज करें, तो मैं सोचता हूं कि जो जापानीज लोगों ने किया 1960 के दशक में, वो भी केवल क्वांटिटी के पीछे भागते थे। आज वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक साथ इस तरह से मिलजुल करके भागते हैं कि विश्व ने उनके सामने हथियार डाल दिए हैं, जहां तक कि जापानीज क्वालिटी और जापानीज क्वांटिटी का सवाल है। तो जापान एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए, जिसको कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये यदि हम कर सकें, तो जापान ने क्या किया, उन्होंने सैंपल टेक्निक्स लाई, पोकायोके, या उन्होंने ऐसे ऐसे लिए जिससे कि गलतियां कम से कम हो, और इन गलतियों के कम होने से उनका प्रोडक्शन अच्छा हुआ, क्वालिटी सुधरी। और सबसे ज्यादा बदलाव जो जापानीज इसमें आया, जिस देश को 1960 तक के सबसे कम क्वालिटी या कम दर्जे का उत्पादक देश माना जाता था, आज वो क्वालिटी टर्म्स में वर्ल्ड के नंबर 1 पायदान पर है। Thank you. Excellent. Yeah. Waste management is a point. Yeah. Thank you. आशीष, काफी अच्छा रहा। मतलब ये जो सवाल था कि वेस्ट मैनेजमेंट, हमने अगर देखा जाए इस अपनी शुरुआत में काफी चीजों को हर तरीके से जोड़ने की कोशिश की। एक थोड़ा सारांश मैं बताना चाह रहा हूँ सभी को, क्योंकि जिन्होंने मिस किया हो वो हमारे को यूट्यूब पर या फेसबुक पर वापस से हमसे जुड़ सकते हैं। शुरुआत करी हमने कि 2021 में हमने कैसे लेना है, किन चीजों को ध्यान में रखकर हमको आगे बढ़ना है। उसके बाद हमने बात करी कोरोना और पराली के बारे में, जो हमारे श्रोता ने और दर्शक ने पूछा हमसे। उसके बाद फिर हमने आगे बढ़ते हुए देखा कि जो वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और जो एक हम सभी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत वाली जो बात है, और हमारे देश भारत में कितने अवसर हैं। ऐसा नहीं कि अब हमको विदेश जाने की जरूरत है, क्योंकि आशीष जी खुद वहां से आते हैं, एक लंबा अरसा वहां से गुजारा है और देश प्रेम की भावना है।
और देश सेवा की भी भावना है, मैं तो ये कहूंगा। नहीं तो इस वक्त हर कोई आदमी अपने बारे में सोच रहा है, तो आशीष जी ने ऐसा सोचा कि देशवासियों के लिए कुछ सोचा जाए। और अगर इस वाकई में मैं इत्तेफाक रखता हूँ, ये बहुत बड़ी सेवा है। जरूर नहीं कि आप ठंड में सिर्फ कंबल बांट के ही सेवा करते हैं, वो भी करिए, लेकिन ये भी एक सेवा है कि अगर आपने किसी के विचारों को बदल दिया, सकारात्मक एक दिशा दे दी, दृष्टिकोण दे दिया अपने छोटे से प्रयास से, तो ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी मानव सेवा होगी। और ये भी ईश्वरीय सेवा के तुल्य है, देश सेवा के तुल्य है। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस अपनी सोच को इतना अच्छा रूप दिया कि हम सभी को आपसे जो भी हमारे अंदर की जो शंकाएं हैं वो समझने का और एक समाधान मिल रहा है। सुनते तो हम बहुतों को समाधान मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अहिमेंद्र, और आज का ये एपिसोड यहीं अब समाप्त करते हैं। और मुझे भी खुशी हुई इन सब विचारों को रखने में, और जो भी प्रश्न आते जाएंगे, हम जैसे मैंने पूर्व में कहा कि महीने में एक बार ये श्रृंखला को जारी रखेंगे और तमाम उन प्रश्नों पर विचार करेंगे जो कि व्हाट्सएप पर या ईमेल पर लोग मुझसे पूछते हैं, और कोशिश करूंगा कि जितना मेरा अनुभव है उसको हम सकारात्मक दृष्टि से भारत के युवा और भारत के सेंसेक्स को 1 लाख तक मैं देखना चाहता हूं, उसमें जो भी योगदान कर सकते हैं वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। या थैंक यू।